वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें नीट स्टडी मटेरियल के लिए। तो आज का टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, दो नाक होती हुई है पेयर, ठीक है, एक ही है, उसमें दो पेयर है नॉस्ट्रिल की, ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स. It leads to a nasal chamber through the nasal passage. The nasal chamber opens into the pharynx, a portion of which is the common passage for food and air. अब देखो pharynx है भैया, common portion है food and air के लिए, क्वेश्चन आ चुका है इस पे. The pharynx opens through the larynx region into the trachea. Larynx is a cartilaginous box. You have to remember कि larynx जो है वो तुम्हारा cartilaginous box है, which help in sound production and hence called sound box. इस लाइन को हम ध्यान देंगे larynx पे स्पेसिफिकली कि it is a cartilaginous box and it helps in the production of sound. That is why it is also called sound box. So during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis. इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है. Which structure help in closing or covering the glottis during swallowing? The stage is epiglottis to prevent the entry of food into the larynx. Trachea is a straight tube extending up to the mid-thoracic cavity, which divides at the level of fifth thoracic vertebra into a right and left primary bronchi. तो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन. अब देखो जो ब्रोंकाई है उसकी फर्दर सब डिविजन हो जाएंगी ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, टू फॉर्म सेकेंडरी के बाद टर्सरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स, और उसके बाद एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकायोल्स. ठीक है, जितना थिन सरफेस होगा उतना ही फास्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो ईच टर्मिनल ब्रोंकायोल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई. अब ये है तुम्हारा मेन स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज एल्वियोलाई. द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज द लंग्स. तो वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय ए डबल लेयर्ड प्लूरा. तुम्हारा प्लूरल मेम्ब्रेन होगा with pleural fluid between them. It reduces friction on the lung surface. ये देख लो पीली पीली जो है ये प्लूरल फ्लूइड है, ये दोनों तरफ अंदर बाहर प्लूरल मेम्ब्रेन है जो कि फ्रिक्शन को कम करेगी. द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. तो हम देख लेते हैं इसको देख के. ये देखिए ये रहा एपिग्लॉटिस, ये तुम्हारा नीचे लैरिंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये हो गया ब्रोंकस. ब्रोंकस के बाद फर्दर ये बीच में तुम्हारा हार्ट हो गया, नीचे हो गया भैया डायफ्राम. डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से लंग्स का वॉल्यूम कम और ज़्यादा होता है, जिसके चलते एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन होती है. ये हो गया तुम्हारे प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ये हो गई एल्वियोलाई स्ट्रक्चरल यूनिट, ये हो गया प्लूरल फ्लूइड इनके बीच में, ये हो गए ब्रोंकायोल्स. तो द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंकायोल कंस्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट. वेरियस एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सिंपल सी लाइन है, कुछ ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है नहीं इसमें. द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई. अब तुम्हें ध्यान रखना है जो कंडक्टिंग पार्ट है वो ट्रांसपोर्ट करता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक. क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. फॉरेन पार्टिकल्स को भी ये ट्रैप कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते. अगर जाएंगे तो लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा ना. तो ह्यूमिडिटी, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, ध्यान रखना. 2.5 माइक्रोन से जो छोटे होंगे तो या फिर उसके इक्विवेलेंट होंगे. तो ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमिडिफाइज का बहुत बड़ा रोल है. अब तुमने देखा होगा बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं उसको पानी में डिप करते हैं. पानी में डिप करने का क्या मतलब है, ह्यूमिडिफाइज करना पड़ता है, नहीं तो ड्राई कर देगा हमारे पूरे नेजल चैम्बर को. तो ह्यूमिडिफाइज करना बहुत जरूरी है एयर को. एंड ऑल्सो ब्रिंग्स द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. बॉडी टेम्परेचर के इक्विवेलेंट लाता है ये पैसेज, तभी अंदर जाती है, नहीं तो अंदर जाकर डिस्टर्बेंस कर देगा वो. तो एक्सचेंज पार्ट
is the site of actual diffusion of oxygen and CO2 between blood and atmospheric air. ठीक है. The lungs are situated in the thoracic chamber. ये तुम्हें ध्यान रखना है किसके अंदर है भैया, वो thoracic chamber में है, which is anatomically an airtight chamber. अब देखो thoracic chamber के अगल बगल सराउंडिंग में क्या है. The thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum, laterally by the ribs, on the lower side by the dome shaped diaphragm. Dome shaped diaphragm की शेप कैसी होती है, dome shaped, याद कर लो, क्वेश्चन आया हुआ है. The anatomical setup of the lungs in the thorax is such that any change in volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung, that is pulmonary cavity. So such an arrangement is essential for breathing as we can't directly alter the pulmonary volume. तो इसका डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल है. आप देखेंगे भैया रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं, 5 सिंपल स्टेप्स हैं, फटाफट से डिस्कस कर लेंगे और रेस्पिरेशन का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं इसमें क्लियर होगा. उसके बाद हम फर्दर डिटेल मैकेनिज्म वगैरह भी देखेंगे. तो ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. ऑक्सीजन अंदर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, पहला स्टेप. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ऑक्सीजन CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन. एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजन तुम्हारी ब्लड के अंदर जाएगी और CO2 तुम्हारा ब्लड के अंदर से बाहर आएगा और डिफ्यूजन के थ्रू. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, जब भाई ऑक्सीजन चली गई ब्लड के अंदर तो उसका ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए, डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई भी तो चाहिए. तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. अब ब्लड के थ्रू जिस टिश्यू में पहुंचेगा फिर वहाँ भी एक्सचेंज होता है. तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 का सेल्युलर रेस्पिरेशन एज ड्यूल्ड इन चैप्टर नंबर 14. चैप्टर नंबर 14 जब हम पढ़ेंगे क्लास 11th का, उसमें तुम्हें बताया जाएगा कि ऑक्सीजन जो हमारी जा रही है टिश्यू के अंदर एक्चुअली में कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कहाँ उसका यूटिलाइजेशन है, कहाँ उसका बायोकेमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइजेशन हो रहा है. तो इस तरीके से जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके डिफरेंट, बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर हमने जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट होते हैं उसका डिस्क्रिप्शन देखा है. आगे हम और भी डिटेल में उसका मैकेनिज्म और अलग अलग जो कैपेसिटीज़ है, वॉल्यूम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो इस तरीके से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है.